क्लास 11 में जितने ही बच्चों का मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में आपसे को फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए जो है मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, जिसमें अगर आप उन सारी वीडियोस को फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपके जो है पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ आपको अल्टरनेट में क्या करना है, और आपके आपके पास ना स्कूल से ना सपोर्ट मटेरियल मिली होगी, तो सपोर्ट मटेरियल को आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि अधिकतर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं से पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये आपका पिछले साल जो है आपके पेपर में आया है मिड टर्म एग्जामिनेशन में, तो इस साल चांसेस है कि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सके। तो एक आपका पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और वो जो उसकी रेडियस है सर्कुलर पाथ की वो आपकी स्मॉल आ रहा है, और आपको रिलेशन फाइंड करना है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है v से, और एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा कि जो आपका ओमेगा होता है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा बटे टी, और यहां पर मैं थीटा को रिप्लेस कर रहा हूं। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय आर। आपने पढ़ा भी होगा जो आपका थीटा होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर से ये हो जाएगा आपका ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो डेल्टा एल अपॉन टी आर। और आपको पता ही है कि ये जो है इसको हमने डेल्टा थीटा से रिप्लेस किया है। तो यहां पर से आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो आपका वेलोसिटी होता है लीनियर वेलोसिटी वो होता है आपका लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम है यहाँ पर टाइम पीरियड, तो इसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो ओमेगा इज इक्वल टू ये हो गया आपका वेलोसिटी, तो डेल्टा एल अपॉन टी, और मैंने 1/r को इस साइड में लिख लिया, और ये हो गया आपका वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और v की बात करें तो ये हो गया यहाँ पर से ओमेगा इंटू आर। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर v को रिप्रेजेंट किया गया है एलवी से, यानी कि लीनियर वेलोसिटी, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एवी। अब यहाँ पर जो है आपको सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि हाउ विल बी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंज इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देते हैं, यानी कि अगर पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी के थी और बाद में इसको 2k कर दी गई, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका लीनियर मोमेंटम में आपका क्या चेंज आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। तो रिलेशन होता है, आपको मैंने पिछली क्लास में कराया था, तो पिछली क्लास का जो सेशन है वो आप जरूर से अटेंड करना। पी स्क्वायर बराबर 2m के ई, के ई जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी जो है लीनियर मोमेंटम को। तो यहाँ पर से अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पी इनिशियल, तो ये होगा आपका 2 टाइम्स m इंटू के जो है मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम। अब मैंने आपको बोला कि जब काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज डबल, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के डबल करने के बाद ये हो जाएगा आपका पी फाइनल, इसका स्क्वायर बराबर में ये हो गया आपका 2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2k, क्योंकि जब इसको डबल करेंगे तो ये 2k हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2k। तो पी फाइनल का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका 2 × 2m k, और यहाँ पर ये आपका क्या है, ये है आपका इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम है, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका पी फाइनल का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल, और यहाँ पर से मैं जो हूँ
यहाँ पर से हमने एक गलती क्या कर दी है वो आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो है ये आपकी पी इनिशियल का होल स्क्वायर की वैल्यू थी, तो यहाँ पर हमने खाली पी इनिशियल लिख दिया था, तो इस पे होल स्क्वायर लगाना भूल गए थे, इस पे भी होल स्क्वायर लगा दिया। अब इस पे जाएगा रूट, तो ये पी फाइनल बराबर अंडर रूट टाइम्स ऑफ पी इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इनिशियल के अंडर रूट 2 टाइम्स आपका जो न्यू मोमेंटम है वो हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है पिक आउट ऑफ स्केलर टू स्केलर क्वांटिटीज फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटीज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, जिसमें से आपको दो स्केलर क्वांटिटी इन्हीं में मिक्स है, और आपको इनमें से दो स्केलर क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपने पढ़ा होगा। और जो आपका वर्क है यहाँ पर जो है आप इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो फिर ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वर्क आपका हो जाएगा यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर जो आपका करंट है ये भी होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। करंट में डायरेक्शन तो होती है, पर यहाँ पर जो है ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इस वजह से जो है हम इसको स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर टेंसर भी कह सकते हैं, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन होती है पर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर से वर्क और करंट जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, बाकी का लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और आपका हो गया फोर्स, ये सारी की सारी आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटीज। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया ना कि आपको यहाँ पर ग्राफ की हेल्प लेनी है, और यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, एक्सप्लेन स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। इस वाले ग्राफ को आपको एज इट इज याद करना है, और याद करने के बाद आपको मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना है, यहाँ पर ना फोर्स, यहाँ पर ना आपको फ्रिक्शन फोर्स लेना है, और यहाँ पर हो गया आपका अप्लाइड फोर्स, जो आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में जो है आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसकी हेल्प से आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ना आपको मैं क्या ये बताने वाला हूँ कि आपने जो है यहाँ पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाते 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 जब आपका ये मैक्सिमम हो गया तो इसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब आप फोर्स लगा ही रहे थे और जब तक आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे था तो इसको कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, तो ये कहेगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पर जब ये ऊपर से नीचे आएगा ए से बी की तरफ, तो यहाँ पर जो है आपका बी सी से लेकर, तो ये होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाता है, यहाँ तक वो स्टैटिक रहता है यानी कि रेस्ट में रहता है, और यहाँ पर उसका फोर्स जो है यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि यहाँ पर मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका पेन है, और यहाँ पर से मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, अभी तक ये स्टैटिक पे है, यानी कि अभी तक यही वाला आपका फोर्स लगते जा रहा है। और जैसे ही यहाँ पर से ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, ये आता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ये थोड़ा सा यहाँ पर से अपनी स्पेस से ये डिस्प्लेस होता है, और यहाँ पर से जैसे ही इसमें कोई सी मूवमेंट आने लग जाएगी ऐसे करके, तो इसको कहेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ये है कि जब कोई सा आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका जब मोशन में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग मैक्सिमम, थोड़ा यहाँ पे मैंने गलत पढ़ दिया, दोबारा से पढ़ते हैं। द स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैक्सिमम होगा तो उसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, बस। और यहाँ पर जो आपका पोर्शन है बी सी से लेकर बी सी, तो ये जो आपका कर्व है ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन शो करता है। आपको ऐसे पेपर में लिखना भी है, इस वजह से ही आपको मार्क्स मिल पाएंगे पूरे पूरे, और आपको इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, एक आपके पास क्यूबिकल ब्लॉक है जो आपका रेस्ट में ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, एक आपका इंक्लाइन प्लेन है, ऑफ म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 1/√3, डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। यानी कि यहाँ पर ना आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताना है, यानी कि आपको यहाँ पर ना थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है।
ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू गिवन है, और म्यू जो है आपका tan थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर से tan थीटा जो है 1/√3 के बराबर हो जाएगा। म्यू की वैल्यू आपको 1/√3 गिवन है, और म्यू जो है आपका tan थीटा के बराबर होता है। जिस बच्चों को नहीं पता उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार के से आपका जो है ग्राफ ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ पर होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, और दिस इज फ्रिक्शन। और यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर ना इस प्रकार से एक आपकी स्लोप ऐसे करके मैं लिख दूं, और यहाँ पर से थीटा एंगल ये इसका हो गया यहाँ पर इंक्लिनेशन, और यहाँ पर से अगर मैं आपको tan थीटा की बात करूं तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, और ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो tan थीटा इज F/n, और इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं म्यू, जो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर से tan थीटा हो गया आपका म्यू के बराबर, और म्यू की वैल्यू 1/√3, एंड tan थीटा इज tan 30 डिग्री, ये आपकी tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पर से मिल गया 30 डिग्री का, तो यही हो गया आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि ये वाला एंगल। 6th क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन सो दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो फिर यहाँ पर ना आपको क्या करना होगा, 1 जूल की आपको ना यूनिट पता होनी चाहिए। तो 1 जूल होता है आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर आप इसको अर्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 अर्ग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका केजी का जो सीजीएस यूनिट होगा वो होगा ग्राम, मीटर का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेकंड इज सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको क्या करना होगा वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ना आपको 1 जूल गिवन है, तो 1 जूल को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, m1। यहाँ पर आपका मास है, तो इसको मैंने यूनिट m1 से डिनोट कर दिया, और यहाँ पर आपका लेंथ है, तो l स्क्वायर, L1 स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया आपका T1 की पावर -2। ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ पर से इज इक्वल टू n, यहाँ पर आपकी जो भी वैल्यू आएगी अर्ग में वो हो गया आपका n2, और यहाँ पर से ये हो गया आपका m2 L2 का स्क्वायर, एंड लास्ट में हो गया आपका T2 की पावर -2। ठीक है, पावर अंदर लिखो या बाहर लिखो, बात एक ही है, आप बाहर लिख देना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पर से मैं यहाँ पर से n2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। n2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर से 1 इंटू m1/m2, इसके डायमेंशन, और ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना, इसके जो है 1 नंबर होते हैं, तो इसको अगर आपने हटा दिया ना तो इसके आपके नंबर कट जाएंगे। तो L1/L2 इस पूरे की पावर 2, और T1/T2 इस पूरे की पावर -2। ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है n2 की। अब यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, आपका m1, तो m1 है आपका kg में, तो 1 इंटू ये हो गया आपका kg में, तो फिर 10⁻³ ग्राम, इसको मैं 10⁻³ ग्राम लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे वाला आपका अर्ग में, तो ये हो गया आपका m2 आएगा आपका ग्राम में क्योंकि सीजीएस यूनिट है, ये हो गया आपका ग्राम में, और L1 यानी कि लेंथ है आपकी मीटर स्क्वायर में, यानी कि मीटर में स्क्वायर हमने बाहर लगाया है, दोनों ऊपर स्क्वायर लगाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ मीटर को, ये हो गया आपका 10⁻² सेंटीमीटर, और अपॉन में हो गया आपका सेंटीमीटर, और यहाँ पर इस पूरे का होल स्क्वायर, और बाहर लास्ट बच गया आपका T1/T2, ये आपका है सेकंड में, ये भी आपका है सेकंड में, और इसकी पावर -2 बराबर n2। अब बस आपका आंसर आ गया, ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, तो ये हो गया आपका 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, और ये हो गया आपका 1⁻²। तो फाइनली मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ n2 इज इक्वल टू 10 की पावर, ये पावर ऐड हो जाएंगी 4 और 3 7,
तो N2 की वैल्यू आपको यहाँ पर से मिल गई। तो यहाँ पर से आप प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। 7th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड 6000 किलोमीटर, देन द वेट ऑफ बॉडी एट द हाइट ऑफ 6000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज बिकम्स। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना होगा वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि आपका जो है यहाँ पर mg है जो अर्थ की सरफेस पे है, वो आपका ना यहाँ पर से एम कैपिटल एम के बराबर है। तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होने वाला है ना, वो होने वाला है जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो आपकी हाइट है वो है आपकी 6000 किलोमीटर, और यहाँ पर ना जो आपकी अर्थ की रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड 6000 किलोमीटर। तो आपको दिख रहा है जो आपका एच है वो आर के बराबर है, यानी कि हाइट जितना आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे उतनी ही हाइट आपकी कितनी है, उतनी ही आपकी रेडियस है अर्थ की। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, जी डैश की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जी आर स्क्वायर को मैं नीचे भेज जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका आर अपॉन आर प्लस में एच अपॉन आर इस पूरे का होल स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हुआ, जी बट्टे 1 प्लस एच बट्टे आर इस पूरे का होल स्क्वायर। एच जो है आर के बराबर है तो इसको ही मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका फाइनली जी अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4। तो जी डैश बराबर जी बट्टे 4, और यहाँ पर से अगर मैं दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि मास से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये हो गया आपका एम जी, और ये हो गया आपका जो अर्थ की सरफेस से 6000 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये होगी आपकी उस टाइम बॉडी का वेट। इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं एम इंटू जी डैश से, और यहां पर जो आपका एम जी है वो एम के बराबर है अपॉन में 4। तो फाइनली आपका आंसर हो गया एम जी डैश बराबर एम बट्टे 4। तो आपका जो न्यू वेट हो जाएगा वहां पर जाके वो हो जाएगा आपका एम बट्टे 4, यानी कि इनिशियल वेट के 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोट्स वाली कॉपी में। 8th क्वेश्चन की बात करें तो आप इसको अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके माइंड का जो है यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है यहाँ पर लिया जा रहा है कि आप कितना अच्छे से जो है क्वेश्चंस को पढ़ते हो। तो यहाँ पर आपको बोला गया है इफ मास ऑफ अ बॉडी इज कैपिटल एम ऑन द अर्थ सरफेस देन द मास ऑफ सेम बॉडी ऑन द मून सरफेस। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज आपको बताई होगी, जहां से भी आपने जो है आपने ग्रेविटेशन चैप्टर कवर किया होगा, कि जो आपका मास है वो ऑलवेज सेम होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे, वो यहाँ पर m/6 मार्क करके आ जाएंगे, पर वो आंसर आपका गलत होगा। मास जो है आपका ऑलवेज सेम होता है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं इस पूरे यूनिवर्स में, मास आपका हमेशा सेम रहेगा। और यहाँ पर आपको बोला गया है जो मास है ना बॉडी का वो कैपिटल एम के बराबर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो देन द मास ऑफ सेम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो बहुत सारे बच्चे सोचते क्या है कि यहाँ पर अगर आपका कैपिटल एम मास है तो अर्थ की सरफेस मून की सरफेस पे जाके आपका जो मास है, उन्होंने पढ़ा होगा कि आपका जो मास है ना, आपका अर्थ की सरफेस पे जो भी आपका वेट होता है ना वो मून की सरफेस पे जाके 1/6 हो जाता है। आपने ये सही सुना है, पर यहाँ पर आपको मास की बात हो रही है। मास आपका ऑलवेज सेम होता है चाहे आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं। तो यहाँ पर अगर आपका अर्थ की सरफेस पे मान लें आपका अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर आपका अगर मास कैपिटल एम है और अगर ये मून है तो यहाँ पर भी आपका कैपिटल एम ही मास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर आपकी यही बात होती वेट की तो हाँ आप वेट में लिख सकते थे कि आपका जो वेट है वो W/6 हो जाएगा, पर आपका मास में ये नहीं चलेगा। मास आपका हमेशा सेम होगा, जहां पर अर्थ पे हो, चाहे आप मून पे हो, चाहे आप मार्स पे हो, तो आपका जो मास है वो हमेशा सेम रहेगा। 9th क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपके पास ना 2 वेक्टर्स हैं, उनके बीच में जो है आपको यहाँ पर ना
एंगल फाइंड करना है और दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं और जो उनका रिजल्टेंट है when their resultant vector is also having magnitude equal to either of them। दो आपके वेक्टर्स है, मैं यहाँ पर आपका रैंडमली कोई सा भी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। मान लें यहाँ पर ए वेक्टर है और यहाँ पर आपका बी वेक्टर है और ये दोनों के दोनों जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आपको बोला गया कि इन दोनों का जो आपका थीटा है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है जब आपका जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के ही बराबर है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के ही बराबर है। ये आपका आर वेक्टर है यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो भी इन दोनों के ही इक्वल है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये कहा था। अब आपको यहाँ पर थीटा एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आर वेक्टर। तो यहाँ पर से मैं आर वेक्टर को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। एंड आपको मैंने बोला गया कि यहाँ पर ना आपका जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में सबका इक्वल है, तो यहाँ पर आपकी मैग्नीट्यूड की ही तो बात हो रही है। तो मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पर किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो सभी को मैं ए में चेंज कर रहा हूँ। तो आर की जगह पे मैं ले सकता हूँ ए बराबर, ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में 2a स्क्वायर। बी की जगह पे मैंने ए पुट कर दिया, आर की जगह पे भी ए पुट कर दिया, और ये हो गया आपका कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायर की स्क्वायर करेंगे तो फिर ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पर से मैंने यहाँ पर जो है 2a स्क्वायर को इधर भेज रहा हूँ, तो माइनस का ए स्क्वायर बचेगा बराबर 2a स्क्वायर और ये हो गया आपका कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचा आपका -1, तो कॉस थीटा हो गया आपका यहाँ पर से -1/2। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू पता लग गई -1/2। तो यहाँ पर से आप थीटा की वैल्यू क्या बोलेंगे, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 डिग्री। तो एंगल आ गया आपका यहाँ पर से 120 डिग्री। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जितने ही मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए होंगे तो फिर इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जैसे दबा देना, और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और जिन भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जो है मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगा या फोटो शेयर कर दूंगा। वहां पर से आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे सफिशियंट रहेंगे आपके पेपर के लिए, और इन्हीं में से कोई सा भी आपका क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।